नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है चंदा मामा की हसीन दुनिया में। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर चेतन सक्सेना आज आपके लिए फिर एक कथा लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है वज्र कंकण। ये कथा जनवरी 2013 के संस्करण से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, वज्र कंकण। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया, पेड़ से शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर डाल लिया। फिर यथावत शमशान की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगा। तब शव के अंदर से बेताल ने कहा, राजन, तुम तो थकते ही नहीं, परंतु तुम्हें समझाते समझाते मैं थक गया हूँ। तुम राजा हो, प्रजा के प्रति तुम्हारी अनेक जिम्मेदारियां हैं। वह सब भुलाकर क्यों तुम इस भयंकर शमशान में रातें गुजारते हो? कार्य सिद्धि के लिए तुम जो परिश्रम कर रहे हो उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। पर संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अनायास ही कार्य साध लेते हैं। आदित्य भी एक ऐसा ही युवक था जिसने अनेक कष्टों का सामना किया, मानसिक व्यथाएं सही, और यद्यपि वह अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी रहा, परंतु ऐन मौके पर उसने फल को ठुकरा दिया, उसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे विषय में भी ऐसा ही हो। ऐसी गलती तुम भी कर बैठो। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं उसकी कहानी सुना रहा हूँ। अपनी थकावट दूर करते हुए उसकी कहानी ध्यान से सुनो। फिर बेताल आदित्य को कहानी यूं सुनाने लगा। रत्नपुर राज्य के वज्रपुर नामक एक ग्राम में आदित्य नामक एक युवक रहा करता था। वह बड़ा ही तेज और फुर्तीला था। अपने माँ बाप का बड़ा ही आदर करता था। उसका खेत बहुत ही सीमित था, पर वह काफ़ी मेहनत करता था। वज्रपुर में समय पर वर्षा होने पर ही फसल होती थी, परंतु वर्षा होने पर भी यह निश्चित नहीं था कि वह फसल घर ले जाई जा सकेगी या नहीं। इसका कारण था उस गांव से होकर बहने वाली वाष्पधारा नदी। वह हमेशा सूखी पड़ी रहती थी। फिर भी यह कहना कठिन था कि किस क्षण उसमें बाढ़ आ जाएगी। कहीं भारी वर्षा हो जाए तो अचानक ही बाढ़ का पानी गांव को और खेतों को डुबो देता था। ग्रामाधिकारी के द्वारा गांव की प्रजा ने कितनी ही बार राज्य से विनती की थी कि एक बांध बांधा जाए और गांव के बाढ़ के पानी से बचा जाए। राजा के प्रतिनिधियों के द्वारा भी उन्होंने राजा से विनती की, पर दुर्भाग्यवश राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बेचारे गांव के लोग गांव छोड़कर जा भी नहीं पाते थे, इसलिए अकाल कष्ट झेलते और भूखों मरते हुए वहीं रहते थे। उस साल अच्छी बारिश हुई। आदित्य को पूरी आशा थी कि इस साल अच्छी फसल होगी और आराम से जिंदगी कटेगी, और हुआ भी यही। फसल अच्छी हुई। उसने धान घर ले जाने के लिए सब तैयारियां कर ली, परंतु दुर्भाग्यवश उसी रात को वाष्पधारा नदी उमड़ पड़ी और सारा धन बहा कर ले गई। गायों और बकरियों के साथ उस समय उसके माँ बाप धान की रखवाली करने के लिए खेत पर ही थे। वे भी बाढ़ के पानी में बह गए। इस दृश्य को देखकर आदित्य का दिल टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। अब उस गांव में रहने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। विरक्ति ने उसके दिल के एक कोने में घर कर लिया। जीवन उसे निस्सार लगने लगा। उसकी सारी आशाएं और आकांक्षाएं मानो माता पिता के साथ ही बाढ़ में बह गईं। वह वहां से चल पड़ा। अन्यमनस्क होकर वह 2 दिनों तक चलता रहा। उसे खुद मालूम नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। तीसरे दिन बरगद के एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर तक विश्राम कर लेने के बाद जब वह निकलने ही वाला था कि उसने एक झाड़ी में चमकती हुई चीज देखी। उसने उसे झाड़ी से निकाल कर देखा। वह एक वज्र कंकण था। उस पर राज मुद्रिका भी थी। उसने उसे कपड़ों में छुपा लिया। उस दिन की शाम तक राजधानी की सीमा पर स्थित शशांकपुर नामक शहर में पहुंचा। वहां एक राज प्रतिनिधि घोषणा कर रहा था, लोगों को यह आखिरी चेतावनी है, महाराज की राजमुद्रिका लौटाई ना गई तो फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कल तक राजमुद्रिका राजा को सौंपिए और पुरस्कार पाइए। आदित्य ने वहां के लोगों से तत्संबंधी विवरण जानना चाहा। तब उसे मालूम हुआ कि राजा का वज्र कंकण गायब है। पीढ़ी दर पीढ़ी से उनके पूर्वज इस वज्र कंकण को डालते आ रहे हैं, इसलिए राजा की दृष्टि में उसका बहुत मूल्य है। इसलिए उसने
उन्होंने घोषणा कराई कि पूर्णिमा के पहले इसे जो सौंपेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अगर समय पर यह नहीं सौंपा गया तो बाद में जो आदमी पकड़ा जाएगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। आदित्य 2 दिन और वहीं रुक गया। तीसरे दिन राजधानी पहुंचा। वहां दरबार में पहुंचकर राजा के दर्शन किए और भरी सभा में वज्र कंकण उनके सामने रखा। उसे देखते ही राजा बेहद खुश हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। आश्चर्य से देखते हुए उसने आदित्य से पूछा, यह तुम्हें कब और कहाँ मिला? 3 दिनों पहले शशांकपुर के निकट एक झाड़ी में मुझे यह मिला, आदित्य ने कहा। तो उसी दिन मेरे सुपुर्द क्यों नहीं किया? तुम्हें इनाम मिल जाता, राजा ने पूछा। आदित्य चुपचाप खड़ा रहा। क्या जानते हो पूर्णिमा के बाद जो कंकण लाकर देगा उसे क्या सजा सुनाई जाएगी? कड़वे स्वर में राजा ने पूछा। हाँ, सिर हिलाते हुए आदित्य ने कहा। राजा थोड़ी देर तक आश्चर्य भरे नेत्रों से आदित्य को देखता रहा। फिर सिंहासन से उतरा और बड़े ही प्यार से उसे गले लगाया। फिर कहा, जो मांगना है मांगो। आदित्य ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य के दक्षिणाग्र में स्थित वज्रपुर गांव का निवासी हूं मैं। उस गांव की जनता वाष्पधारा नदी की वजह से बेहद दुखी है। उन सब से कई बार नदी में बांध बनवाने के लिए आपस में आपसे विनती की, लेकिन उनका दुख दर्द आपके राज्य के अधिकारियों द्वारा आप तक पहुंचाया नहीं गया। आज तक उस अभागे गांव के लिए आपकी ओर से कुछ भी नहीं किया जा सका। फिर उसने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, कैसे बाढ़ में सारे परिवार और अनाज के बह जाने से वह विक्षिप्त होकर लक्ष्यहीन सा घर से निकल पड़ा और राजा के दरबार में आ पहुंचा। आपके राज्य का नागरिक होने के नाते अब मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। राजा होने के नाते आपका फर्ज है बांध बंधवाना। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बेताल ने यह कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमार्क से कहा, राजा ने कंकन को लौटाने के लिए जो अवधि तय की थी उसके बाद ही आदित्य ने कंकन राजा को सौंपा। यह उसके लिए एक सुअवसर था। वह कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने बांध बंधवाने व गांव के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की ही अभ्यर्थना की। जानबूझकर उसने यह अवसर अपने हाथ से फिसल जाने क्यों दिया? इन संदेहों का समाधान जानते हुए भी यदि तुम चुप रह जाओगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमार्क ने कहा, आदित्य ईमानदार है। उसे अपने श्रम पर पूरा विश्वास है। कंकण सौंपकर कोई इनाम पाने की उसकी इच्छा नहीं थी। इसी कारण राजा की निर्णय अवधि के बाद ही कंकण सौंपा गया। उसकी दृष्टि में इनाम का कोई महत्व नहीं था। इसलिए अपने लिए कुछ न मांगकर जनता की भलाई के लिए उसने राजा से बांध बनवाने की विनती की। यह इस बात का गवाह है कि वह अपने गांव को, अपने जन्मस्थान को कितना चाहता है और उसमें उपकार बुद्धि कितनी भरी पड़ी है। राजा के मौन भंग में सफल बेताल शव सहित गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा बैठा। यहाँ पर कहानी का अंत होता है। अगली बार एक और मनोरंजन भरी कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।